हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फ्यूचर रैंकर्स। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में करने वाले हैं साइंस के वन लाइनर के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन और ये इसका क्लास नंबर 2 होने वाला है। इससे पहले फर्स्ट क्लास हो चुका है, अगर आपने नहीं देखा है तो आप लोग फर्स्ट क्लास को भी जरूर देख लीजिएगा। हम लोग करते हैं एक लाइन में क्वेश्चन और एक लाइन में उसका आंसर, मतलब वन लाइनर क्वेश्चन को, जिससे आपका समय भी बचत होगा और यहाँ पे ऑप्शन का भी कोई भी झंझट नहीं है, ताकि आपको फटाफट याद भी हो जाए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, यूरिया अधिकतम मात्रा में पाई जाती है। तो यूरिया ये अधिकतम मात्रा में मूत्र में पाया जाता है। किसमें? तो मूत्र में। अगला क्वेश्चन है, पेप्सिन का एक उदाहरण है। तो एंजाइम ये पेप्सिन का एक उदाहरण होता है। अगला सवाल है, दूध में नहीं पाया जाता है। तो दूध में विटामिन सी नहीं पाया जाता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, टॉक्सिन है। तो टॉक्सिन जो है ना, ये एक जहरीला पदार्थ होता है। टॉक्सिन क्या होता है? तो एक जहरीला पदार्थ होता है। अगला सवाल है, एंजाइम की रचना होती है। तो एंजाइम की रचना एमिनो अम्ल से होती है। किससे होती है एंजाइम की रचना? एमिनो अम्ल से होती है। अगला क्वेश्चन है, फलों और सब्जियों में नहीं होता है। तो फल और सब्जी में विटामिन डी नहीं होता, याद रखिएगा। विटामिन डी धूप से मिलता है, ये भी आपको याद रखना है। फल और सब्जी में क्या नहीं होता है? विटामिन डी नहीं होता है। अगला सवाल है, मलेरिया का परजीवी है। तो मलेरिया जो होता है उसका परजीवी होता है मादा एनाफिलीज मच्छर। मलेरिया का परजीवी क्या होता है? मादा एनाफिलीज मच्छर, ये मलेरिया का परजीवी होता है। अगला सवाल है, मानव मूत्र में उत्सर्जित होता है। मानव मूत्र में क्या उत्सर्जित होता है? तो विटामिन सी होता है, याद रखिएगा। अगला सवाल है, दूध में उपस्थित होता है। तो दूध में कैसीन प्रोटीन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? दूध में कैसीन प्रोटीन पाया जाता है, अच्छे से याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, मेंढक के हृदय में चेंबर, जिसको कहते हैं कक्ष, कितने होते हैं बताइएगा। मेंढक के हृदय में कितने चेंबर होते हैं? तो 3 गो होते हैं, और सबसे ज्यादा चेंबर होता है कॉकरोच में होता है, याद रखिएगा। अगला सवाल है, मानव शरीर का महत्वपूर्ण ग्रंथि है। तो मानव शरीर का महत्वपूर्ण ग्रंथि होता है पिट्यूटरी ग्रंथि। क्या होता है मानव शरीर का महत्वपूर्ण ग्रंथि? तो पिट्यूटरी ग्रंथि होता है। अगला सवाल है, मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। क्या पाया जाता है बताइएगा। तो मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में कैल्शियम पाया जाता है। क्या पाया जाता है मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में? कैल्शियम पाया जाता है, अच्छे से याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, कोशिका का आनुवंशिक पदार्थ है। तो कोशिका का आनुवंशिक पदार्थ को डीएनए कहते हैं। क्या कहते हैं? कोशिका का आनुवंशिक पदार्थ डीएनए होता है। अगला क्वेश्चन है, आनुवंशिका के नियम का जन्मदाता है। आनुवंशिक का नियम का जन्मदाता कौन है? किसने दिया था? ग्रेगर मेंडल, जिसको कहते हैं पूरा नाम है ग्रेगर जॉन मेंडल, जिन्होंने आनुवंशिकता का नियम दिया था, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, किसान का परम सहायक होता है केचुआ। केचुआ जो होता है ये किसान का परम सहायक होता है। केचुआ को किसान का मित्र कहा जाता है, क्योंकि केचुआ ना ये किसान के लिए यानी कि लाभदायक होता है। केचुआ किसानों की खेत में होता है और खेत को उपजाऊ बनाने में भी मदद करता है। अगला क्वेश्चन है, केचुआ में केंद्रक का पता लगाया। केचुआ में केंद्रक का पता किसने लगाया था? याद रख, केचुआ ने कोशिका, कोशिका में केंद्रक का पता किसने लगाया? कोशिका होता है, कोशिका में केंद्रक होता है, तो केंद्रक का पता किसने लगाया? तो रॉबर्ट ब्राउन ने लगाया 1831 ईस्वी में। कोशिका में जो केंद्रक होता है इसकी खोज रॉबर्ट ब्राउन ने किया। कब किया? 1831 ईस्वी में। अगर पूछे कोशिका की खोज किसने किया? रॉबर्ट हुक ने किया 1665 ईस्वी में, और रॉबर्ट हुक ने मरी हुई कोशिका को खोजा था, याद भी रखना है ये भी आपको। अगला सवाल है, सबसे बड़ा फल तथा पुष्प है। तो
तो सबसे बड़ा फल होता है आर्कडिस। क्या होता है? सबसे बड़ा फूल आर्किडस होता है। और सबसे बड़ा जो पुष्प होता है वो रेफ्लेसिया का पुष्प होता है, याद रखना है। सबसे बड़ा फल पूछे तो आर्किडिस होता है, और सबसे बड़ा फूल पूछे तो वो रेफ्लेसिया का फूल होता है। अगला सवाल है, स्तंभ कंद, धन कंद, सल्क कंद तथा प्रकंद का उदाहरण है। स्तंभ कंद यानी कि जो स्तंभ से हो जाता है, आलू हो जाएगा। धन कंद का उदाहरण कौन हो जाएगा? तो धन कंद का हो जाएगा बाड़ा, केसर, सलकंद, यानी कि ये सभी उदाहरण है, पढ़ लीजिएगा। अगला सवाल है, अमरूद, अंगूर, शरीफा तथा टमाटर के खाने योग्य भाग है फल भित्ति। अमरूद जो होता है, अंगूर, शरीफा तथा टमाटर का जो खाने वाला भाग होता है उसको फल भित्ति कहते हैं। क्या कहते हैं? फल भित्ति कहते हैं, याद रखना है। अगला सवाल है, आम, पपीता तथा बैर के खाने योग्य भाग को मध्य फल भित्ति कहते हैं, याद रखना है। आम हो गया, पपीता हो गया और बैर हो गया, ये इसके जो खाने वाले भाग हैं उसको मध्य फल भित्ति कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, अदरक तथा आलू के खाने योग्य भाग है। तो जो अदरक और आलू होता है उसके खाने वाले भाग को तना कहा जाता है। अदरक और आलू का कौन सा भाग खाया जाता है? तना खाया जाता है, याद रखना है। अगला सवाल है, मानव शरीर में रक्त की मात्रा शरीर के भार का लगभग 7% होता है। मानव शरीर में जो रक्त की मात्रा होती है वो शरीर के भार का लगभग 7% होता है रक्त की मात्रा। यानी कि अगर मान लीजिए किसी का वजन 100 किलोग्राम है तो 100 किलो का 7% उसके शरीर में रक्त होगा, तो 100 किलो का 7% कितना होगा? 7 लीटर। तो यानी कि इतना होता है रक्त एक व्यक्ति के शरीर में, उसके भार का 7% होता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के मस्तिष्क का वजन होता है। तो मनुष्य के मस्तिष्क का भार लगभग 1350 से 1400 ग्राम होता है, याद रखिएगा। मनुष्य के मस्तिष्क का भाग कितना होता है? 1350 से 1400 ग्राम तक होता है। अगला सवाल है, ऊंट की गर्भावधि काल है, माने ऊंट जो है कितना दिनों में बच्चा देता है? तो 320 से 350 दिन ये ऊंट की गर्भावधि काल है, याद रखिएगा। अगला सवाल है, गाय हो गया तथा भैंस, इसकी गर्भावधि काल कितना होता है? माने गाय और भैंस कितना दिन में बच्चा देता है? तो 280 से 300 दिनों में गाय भैंस देता है, यानी कि गाय देता है 280 दिनों मतलब 9 महीना में, और जो भैंस होता है वो देता है लगभग 10 महीना में मतलब 300 दिन में देता है, याद रखिएगा। अगला सवाल है, पैतृकता सिद्ध करने में सहायक होता है। पैतृकता माने क्या? पैतृकता माने होता है कि हमारा पिता कौन है, यानी कि उसका बेटा कौन है, इस ये कैसे पता लगता है? डीएनए तथा फिंगर प्रिंटिंग से पता लग जाएगा, क्योंकि बाप और बेटा का डीएनए एक होगा तो डीएनए से पता लग जाता है पैतृकता, माने उसका पिता कौन है, उसका बेटा कौन है, डीएनए और फिंगर प्रिंटिंग से, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, दूध में पाई जाने वाली शर्करा। तो दूध में लैक्टोज शर्करा पाया जाता है, याद रखना है। और दूध में प्रोटीन कौन सा पाया जाता है? केसिन प्रोटीन। और शर्करा पाया जाता है लैक्टोज। अगला सवाल है, मूत्र का निर्माण होता है। तो वृक्क में होता है मूत्र का निर्माण, जिसको बोलते हैं किडनी, वहीं पे मूत्र का निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन है, सबसे लंबा कृमि जिसको कहते हैं वर्म क्या है? टैप वर्म। ये सबसे लंबा कृमि होता है, कौन सा? टैप वर्म। अगला सवाल है, प्रकाश वर्ष मात्रक है। तो दूरी का मात्रक होता है कौन? प्रकाश वर्ष, याद रखना है। दूरी का सबसे बड़ा मात्रक होता है प्रकाश वर्ष होता है, और दूरी का एसआई मात्रक होता है क्या? मीटर होता है। अगला सवाल है, कपड़ा सुखाने तथा दूध से मक्खन निकालने वाली मशीन कार्य करता है अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर। कपड़ा सुखाने वाला जो मशीन है और दूध से मक्खन निकालने वाला मशीन, ये किस सिद्धांत पर काम करता है? तो ये अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर काम करता है, अच्छे से याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, एक अश्व शक्ति बराबर होता है। एक अश्व शक्ति जिसको कहते हैं 1 HP मतलब 1 हॉर्स पावर, ये बराबर होता है 746 वाट के। अगला सवाल है, जल का घनत्व अधिकतम तथा आयतन न्यूनतम होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर। जल का घनत्व और आयतन, ये देखिए, जल का घनत्व अधिकतम होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर और जल का आयतन न्यूनतम होता है
4 डिग्री सेल्सियस पर। अच्छे से याद रखना है। अगला सवाल है, पदार्थ का लघुत्तम अंश क्या है? तो क्वार्क ये पदार्थ का लघुत्तम अंश होता है। अगला क्वेश्चन है, लेंस की क्षमता का मात्रक। तो लेंस की क्षमता, लेंस की शक्ति ही बोलते हैं इसको, इसका मात्रक होता है डायोप्टर। क्या होता है? लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर होता है। अगला क्वेश्चन है, इंद्रधनुष के बीच का रंग होता है हरा। इंद्रधनुष जो होता है, इंद्रधनुष के बीच में जो कलर होता है उसका कलर होता है कौन सा? हरा होता है। अगला क्वेश्चन है, रंग का परिकिरणन निर्भर करता है तरंग दैर्ध्य पर। रंग जो है कितना परिकिरणित करेगा ये उसके तरंग दैर्ध्य पर निर्भर करता है। जिसका तरंग दैर्ध्य ज्यादा होता है वो कम परिकिरणित करता है, और जिसका तरंग दैर्ध्य कम होता है वो ज्यादा परिकिरणित करता है। अच्छे से याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, रेटिना पर बना प्रतिबिंब होता है। यानी कि आप लोगों को पता होगा कि हमारे आंख में प्रतिबिंब कहाँ पे बनता है? रेटिना पर बनता है। तो रेटिना पर प्रतिबिंब कैसा बनता है? वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है, और वस्तु से छोटा बनता है। कहाँ? रेटिना पर प्रतिबिंब। अगला क्वेश्चन है, इंद्रधनुष बनता है। तो इंद्रधनुष जो है ये सूर्य के ठीक विपरीत दिशा में, वर्षा होने के बाद इंद्रधनुष बनता है। तो जिधर सूर्य उगा रहेगा उसके विपरीत दिशा में इंद्रधनुष बनता है। मान लीजिए सुबह के समय में इंद्रधनुष किधर बनेगा? तो सुबह के समय में जो है सूर्य किधर रहता है? तो सूर्य भगवान रहता है पूरब दिशा में। तो पूरब का उल्टा क्या होता है? पश्चिम। तो सुबह के समय जो बनेगा ना कौन? तो इंद्रधनुष, वो पश्चिम में बनेगा, माने विपरीत दिशा में बनेगा, सूर्य के विपरीत दिशा में। याद रखिएगा। अगला सवाल है, फ्यूज तार किससे बना होता है? तो टीन और सीसा की मिश्र धातु होता है। कौन? फ्यूज। टीन और सीसा का मिश्र धातु होता है। और जो फ्यूज होता है ये विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर काम करता है। अच्छे से याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, सूर्य परिकिरणन के कारण अंतरिक्ष यात्री को आकाश दिखाई देता है काला। सूर्य परिकिरणन के कारण ही अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग दिखाई देता है काला। तो अगर आपसे पूछा जाए अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग कैसा दिखता है? काला दिखता है। अगला सवाल है, समुद्र का जल नीला दिखाई देता है क्यों? प्रकाश के परिकिरणन के कारण जो समुद्र का जल होता है नीला दिखता है, क्योंकि नीले कलर का प्रकाश का परिकिरणन ज्यादा होता है, इसलिए जो होता है वो समुद्र का जो जल होता है वो नीला दिखाई देता है। अगला सवाल है, वायु का बुलबुला जल में व्यवहार करता है कैसे? तो अवतल लेंस की भांति। जो वायु मतलब हवा का जो बुलबुला होता है वो जल में अवतल लेंस की भांति व्यवहार करता है। अच्छे से याद रखिएगा। अगला सवाल है, तारों के टिमटिमाने का कारण है प्रकाश का अपवर्तन। ये तारों के टिमटिमाने का कारण है। अगला सवाल है, हीरा का चमकना तथा मृग मरीचिका बनने का कारण क्या है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। हीरा चमकता है और राजस्थान में जहां होता है रेगिस्तान उसमें बनता है मृग मरीचिका। तो मृग मरीचिका ये सब पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण ही बनता है। और भी इसमें पूछा जाता है कि हीरा चमकता है, मृग मरीचिका बनता है, किसके कारण? तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण बनता है। अगला सवाल है, केंडला मात्रक है। तो ज्योति तीव्रता का ही मात्रक होता है। कौन? केंडला। अगला सवाल क्या है, भू स्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई होती है 36,000 किलोमीटर। भू स्थिर उपग्रह की जो पृथ्वी से ऊंचाई है वो 36,000 किलोमीटर होती है। भू स्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई कितनी? तो 36,000 किलोमीटर। अगला सवाल है, बल्ब का फिलामेंट बना होता है टंगस्टन का बना होता है। जो बल्ब होता है ना उसका फिलामेंट टंगस्टन का बना होता है। टंगस्टन का इसलिए बना होता है क्योंकि टंगस्टन का तापमान बहुत ही ज्यादा होता है, जिसके कारण बल्ब का फिलामेंट इससे बना होता है। और अगर पूछा जाए हीटर में कौन सा बना होता है? हीटर का तार नाइक्रोम का बना होता है और बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन का बना होता है। अगला सवाल है, सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है नाभिकीय संलयन। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है? नाभिकीय संलयन है। अगला सवाल है, रेडियो सक्रियता की माप की जाती है गीगर मूलर काउंटर से।
रेडियो सक्रियता की माप किससे की जाती है? तो गीगर मूलर काउंटर से रेडियो सक्रियता की माप की जाती है। अगला सवाल है, रॉकेट की गति आधारित है, तो संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर रॉकेट की गति आधारित होती है। किस पर? संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित होती है। अगला क्वेश्चन है, मूल रंग कहलाते हैं नीला, लाल, हरा, ये मूल रंग कहलाते हैं। कौन कौन? नीला, हरा एवं लाल। अगला सवाल है, सेक्सटेंट का प्रयोग किया जाता है, ऊंचाई मापने के लिए किया जाता है सेक्सटेंट का प्रयोग, याद रखिएगा। अगला सवाल है, निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए उपयोग किया जाता है, तो अवतल लेंस का उपयोग करते हैं निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए, और दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का व्यवहार करते, याद रखना है। निकट को दूर करने के लिए अवतल लेंस और दीर्घ दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, परमाणु बम का सिद्धांत आधारित है, तो नाभिकीय विखंडन पर। जो परमाणु बम होता है ना, उसका सिद्धांत नाभिकीय विखंडन पर आधारित होता है। अगला क्वेश्चन है, बिजली के बल्ब में मुख्यतः प्रयोग होता है अक्रिय गैस। जो बिजली का बल्ब होता है उसमें अक्रिय गैस का प्रयोग किया जाता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, ध्वनि का वेग सर्वाधिक होता है ठोस में। ध्वनि का जो वेग होता है वो सबसे अधिक ठोस में होता है, याद रखिएगा। अगला सवाल है, ध्वनि की गति धीमी होती है हवा में। ध्वनि की गति सबसे धीमी किस में होती है? हवा में होती है। अगला सवाल है, ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल। ऊर्जा हो गया, उष्मा हो गया, इस सब का मात्रक जूल होता है। अगला क्वेश्चन है, हाइड्रोजन बम आधारित है, तो नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर आधारित है। कौन? हाइड्रोजन बम, नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर। अगला क्वेश्चन है, जल का सर्वाधिक शुद्ध रूप है, तो वर्षा का जल ये जल का सर्वाधिक शुद्ध रूप होता है। कौन सा? वर्षा का जल ये जल का सर्वाधिक शुद्ध रूप होता है। अगला क्वेश्चन है, ग्रीन हाउस प्रभाव गैस है, तो कार्बन डाइऑक्साइड है। ग्रीन हाउस प्रभाव गैस है किसका? तो कार्बन डाइऑक्साइड का है। अगला क्वेश्चन है, दाढ़ी बनाने तथा आंख, नाक, कान की जांच में प्रयोग होता है अवतल दर्पण का। दाढ़ी बनाने के लिए आंख, नाक, कान की जांच में प्रयोग किया जाता है किस लेंस का? तो अवतल दर्पण। दाढ़ी बनाने में, आंख, नाक, गले की जांच करने के लिए अवतल दर्पण का व्यवहार किया जाता है। अगला सवाल है, नाभिकीय विखंडन में प्रयुक्त होता है यूरेनियम। नाभिकीय विखंडन में किसका प्रयोग किया जाता है? यूरेनियम का किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी के मान का 1/6 भाग होता है। मतलब जितना पृथ्वी पर गुरुत्वीय त्वरण होता है उसका 1/6 भाग चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण होता है, याद रखिएगा। और गुरुत्वीय त्वरण को जी से सूचित किया जाता है। इसका मान कितना होता है? 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। अगला क्वेश्चन है, द्रव अवस्था में पाया जाने वाला धातु पारा होता है, जिसे कहते हैं मरकरी। ये द्रव अवस्था में पाया जाने वाला धातु है। अगर वो धातु पूछे द्रव अवस्था में पाया जाने वाला, तो वो होता है ब्रोमीन होता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, सुराही का पानी ठंडा होता है किसके कारण? बाष्पीकरण के कारण। जो सुराही होता है ना, मटका वाला पानी जो मिट्टी वाला होता है, उसका पानी ठंडा होता है किसके कारण? बाष्पीकरण के कारण। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट सवाल वन लाइनर। मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को वीडियो देखते देखते याद हो गया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा और ना चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा आप लोग बहुत ही अच्छा तरीका से। और कमेंट में बताइएगा अपना राय कि आप लोगों को वीडियो कैसा लगता है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।